Hi everyone, welcome you all in my channel रानू वर्मा क्लासेस। आज वेंसडे 13 अगस्त 25 को एक न्यूज़ आई कि कैबिनेट हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। तो इसको हम साइंस के नज़रिए में देखेंगे कि इस न्यूज़ से हमको क्या क्या साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। शॉर्ट में अगर देखें तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो मीडियम रेंज की होती है। देखो, एक तो होता है प्योर कंडक्टर्स यानी कि प्योर मेटल्स में जैसे कॉपर है, सिल्वर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो बिंदास फ्लो करती है। और दूसरा कैटेगरी हो गया नॉन मेटल का, जिसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। गैसेस वगैरह जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करती है। और इनके बीच में आता है सेमीकंडक्टर। इस टॉपिक को थोड़ा सा तो हमने इसके पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है। सेमीकंडक्टर्स का बैंड गैप होता है 0.623 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो प्योर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच के एलिमेंट्स होते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं कि बैंड गैप होता क्या है। अगर आपने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप जानते होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जंप करता है, इसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जब वो अपने ऑर्बिट से निकल करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का कारण बनता है और जिस एरिया में जाता है तो हम उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जैसे कि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, कोई एक एक स्टेप करके भी चढ़ सकता है और कोई 2 स्टेप का भी गैप करके जंप कर सकता है और 3 स्टेप का भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने वैलेंस एरिया से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं तो उनके बीच में अगर गैप बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मेटल्स में होता है, तब तो बहुत तेज़ी से करंट फ्लो करेगा। और अगर उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है तो भी दिक्कत आ जाएगी, वो उतने गैप को उतना जंप नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में बैंड गैप की एक विड्थ होती है और वो है 0.6 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की सेमीकंडक्टर्स में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था, पहले भी डिस्कस किया कि ये बैंड गैप की एनर्जी को मेजर करने की यूनिट है। अभी लेटेस्ट 4 सेमीकंडक्टर यूनिट्स अप्रूव हुई हैं। आउट ऑफ दीज 2 यूनिट्स इन ओडिशा, एक आंध्र प्रदेश और एक पंजाब में। अब उड़ीसा ज़्यादा हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड डायोड एंड MOSFETs फैब यानी कि फैब्रिकेशन है, जो कि 60,000 वेफर्स पर ईयर कैपेसिटी से बना सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स में। प्लस ATMT फैसिलिटी होगी 96 मिलियन यूनिट पर ईयर कैपेसिटी। तो इन टर्म्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फैब जो है वो शॉर्ट फॉर्म है फैब्रिकेशन फैसिलिटी का, वो जगह जहाँ पे चिप्स वेफर्स के साथ बनाई जाती है। आहा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, भूख लग गई चिप्स और वेफर्स का नाम सुन करके। लेकिन यहाँ पे वेफर्स का मतलब कुछ और है। वेफर्स वो थिन स्लाइसेस हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की, जिसके ऊपर सर्किट बनाया जाता है। ATMT बोलते हैं असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग यूनिट। ये वो फाइनल स्टेज है जहाँ पे फाइनली चिप्स को बना करके शिफ्ट किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में। तो गवर्नमेंट ने सिलिकॉन कार्बाइड को ही क्यों चुना? और भी तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसको क्यों नहीं? देखो, सिलिकॉन कार्बाइड का जो बैंड गैप है वो है करीब करीब 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हुई। तो मैंने शुरू में बोला था कि बैंड गैप किसी सेमीकंडक्टर का होता है 0.6 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप देखिए 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर ये तो हायर की तरफ है ना, तो इसलिए इसको चुना गया। अगर नॉर्मल सिलिकॉन की कंडक्टिविटी से कंपेयर किया जाए सिलिकॉन कार्बाइड को, तो हाई वोल्टेज, टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है। इसके एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के इन्वर्टर्स में, हाई स्पीड चार्जर्स में, सोलर एंड विंड इन्वर्टर्स, रेल ट्रैक्शन में, डिफेंस राडार सिस्टम्स में। यानी कि आजकल की हैवी इंजीनियरिंग में दिन पर दिन इसका इस्तेमाल बढ़ने वाला है। शुरू में हमने MOSFET का जिक्र किया, तो इसका फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रॉनिक स्विच है ये। MOSFETs हैव लोअर स्विचिंग लॉसेस, मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी को रोकेगा
और वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ा देगा। डायोड जो है वो करंट के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित करता है। सिलिकॉन कार्बाइड डायोड हैव हायर वोल्टेज टॉलरेंस, मतलब अगर हाई वोल्टेज है तो भी सिलिकॉन कार्बाइड के जो डायोड्स है वो उसको फेस कर लेंगे। अगर आपको डायोड पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में और किस तरह के सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया सिलिकॉन बेस्ड डिवाइसेस फैब्रिकेशन, जैसे एक यूनिट है SCL मोहाली में जहाँ पे रिसर्च हो रहा है, स्पेस ग्रेड चिप्स बन रहे हैं। गैलियम नाइट्राइड हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्रेट, गैलियम आर्सेनाइड। यहाँ पे मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि मेड फ्रॉम 2 और मोर एलिमेंट्स, जो कि स्पेशलाइज्ड किसी काम के लिए बनाए जा रहे हैं। अब इन तीनों स्टेट्स को ही क्यों चुना गया है? उड़ीसा में इंडस्ट्रियल पार्क है एट इन्फो वैली भुवनेश्वर, सिलिका क्वार्ट्ज रिजर्व्स हैं यहाँ पे, पारादीप पोर्ट है जो कि इंपोर्ट के काम आएगा, स्टेडी पावर सप्लाई है और IIT भुवनेश्वर की R&D टीम यहाँ पे लिंक्ड है। IIT भुवनेश्वर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम यहाँ पे जुड़ी हुई है इस प्रोजेक्ट से। दूसरा है पंजाब। प्रेजेंटली मोहाली में एक सेमीकंडक्टर प्लांट है, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास स्किल्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्कफोर्स है, मतलब लोग हैं काम करने वाले, और जो ये पॉलिसी आई है वो उस जो काम चलता आ रहा है उसको और मॉडर्नाइज करेगा और आगे मॉडर्नाइज का मतलब समझ लो कि टेक्निकली और एडवांस करेगा उसको। आंध्र प्रदेश क्यों चुना गया? क्योंकि यहाँ पे श्री सिटी वाइजैक में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी पोर्ट लॉजिस्टिक की सुविधा है। कृष्णापट्टनम आप ढूंढिएगा कहाँ पे है मैप में। वाटर एंड पावर अवेलेबिलिटी भी है यहाँ पे। लॉजिस्टिक एडवांटेज, तो पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल हब्स रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स लाइक हाई प्योरिटी गैसेस। सिलिका सैंड क्वार्ट्ज है, ये एक रॉ मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर के ग्रेड का जो सिलिकॉन होता है वो प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कि कहाँ से कौन कौन सा रॉ मटेरियल हमको ज़रूरी है और कहाँ से मिल रहा है। तो हाई प्योरिटी सिलिकॉन जिसको कि क्वार्ट्ज बोलते हैं, ये हमको मिल रहा है उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। कार्बन का सोर्स जो है वो है सिलिका कार्बाइड। इंडस्ट्रियल को ग्रेफाइट कार्बन के सोर्स की तो कोई कमी ही नहीं है हमारे देश में। तो केमिकल्स लाइक अल्ट्रा प्योर गैसेस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड और कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ये सारे बहुत ज़रूरी केमिकल्स हैं जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें अभी शुरू में बहुत सारे इसमें से केमिकल्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हो सकता है धीरे धीरे जैसे डोमेस्टिक सप्लाई बढ़े ये और स्केल अप हो। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल है एनवायरनमेंट का। एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे बड़ी दिक्कत है वाटर यूजेस। थाउजेंड्स ऑफ क्यूबिक मीटर्स पर डे ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर, और इसके लिए रिसाइकलिंग जो है करीब 70 to 90% तो रिसाइकलिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना प्योर वाटर हमारे लिए खुद ही हर शहर में आप देखिए ग्राउंड वाटर की कमी होती चली जा रही है, और मेन सोर्स हमारे पास अच्छे पानी का ग्राउंड वाटर ही बचा है। केमिकल वेस्ट बहुत सारे निकलेंगे। देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो तो केमिकल वेस्ट तो निकलने ही है। फोटो रेजिस्ट, एसिड्स, फ्लोरिनेटेड गैसेस मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजल। अब इसमें एक बार एक टर्म आ रहा है फोटो रेजिस्ट। फोटो रेजिस्ट एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है जो कि सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होता है। फोटो रेजिस्ट का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो काफ़ी हज़ार्डस है, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए हम सब के लिए बहुत नुकसानदायी है। इसके कांटेक्ट में आने से इन्हेलेशन यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, स्किन पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको काफ़ी केयरफुली इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में अगर पानी में जाता है तो इसको भी कंट्रोल करना एक चैलेंज होगा। ये हार्मफुल वेपर्स निकालते हैं जो कि आसपास के लोगों को स्किन और आँखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर हाई टेम्परेचर या हवा के कांटेक्ट में फोटो रेजिस्ट आते हैं एक्सप्लोजन भी हो जाता है। एनर्जी, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजम्पशन होगा।
अब ज़रूरत पड़ती है हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करें ताकि जो एनवायरमेंटल लॉसेस है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे हमको 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मिले, UPW यानी कि अल्ट्रा प्योर वाटर यूज्ड इन क्लीनिंग, और दूसरी एक चीज़ अभी मुझे ध्यान आ रही है कि हमको ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम को यूज़ करना होगा वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम के लिए। इंडिया करंट में किस किस देशों पे निर्भर है इसके लिए? ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, US हो गया, मलेशिया हो गया, यहाँ से हम चिप्स को इम्पोर्ट करते हैं। कोविड पैंडेमिक ने हमको ये चीज़ सिखा दिया कि हम बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रह सकते, और रहा सहा अभी ट्रम्प के टैरिफ ने भी हमको एक आईना दिखाया है। तो इसलिए अब डोमेस्टिक लेवल पे फैब्रिकेशंस बहुत ज़रूरी हो गए हैं, और ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इन हाउस प्रोडक्शन पे ध्यान दे रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।